नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मिल्कीपुर सीट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है सामने। यहां पर बड़ी खबर आ रही है, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। मिल्कीपुर को लेकर वापस ली जाएगी चुनाव संबंधी याचिका। पूर्व विधायक के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही है। गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही है। वकील ने दाखिल की गई याचिका को वापस लेने को कहा है। उसके बाद चुनाव आयोग मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। यह बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर हो सकता है उपचुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक के वकील ने यहां पर इस बात का ऐलान किया है। याचिका वापस लेने की बात कही है। बाबा गोरखनाथ के वकील ने इस बात की घोषणा की है। मिल्कीपुर पर भी रास्ता साफ हो सकता है। अवधेश प्रसाद जी, जो आप सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेज अवधेश प्रसाद, लखनऊ हाई कोर्ट में। इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने आरटीआई लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए, और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्रक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ तय बेंच में मामला पेंडिंग होने के चलते मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। तो 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। 9 सीटों पर यह उपचुनाव होगा। 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर पर अभी चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। केदारनाथ में 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान न होने पर समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है। इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती, क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान न होने पर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव अभी 9 सीटों पर ध्यान दें, मौका आएगा तो मिल्कीपुर का मुकाबला भी देख लिया जाएगा। जब चुनाव होगा तो उसका इंतजार करें श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग, और विश्वास रखें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल मिल्कीपुर में खिला था। 2022 में थोड़े अंतर से चुनाव जरूर हमारे प्रत्याशी हार गए थे, उसका मामला न्यायालय के समक्ष है। माननीय न्यायालय का जब भी निर्णय होगा, मुझे विश्वास है कि आयोग चुनाव कराने का ऐलान करेगा। तब
जनता की अदालत में 2-2 हाथ हो जाएंगे। अभी तो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 विधानसभा में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। बीएसपी सभी 9 सीटों पर अकेले दम पर उपचुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान मायावती ने कर दिया है। ट्वीट के जरिए मायावती ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जय राय ने बीजेपी पर हमला बोला है। जय राय ने कहा है कि बीजेपी छोटे दलों को अपने साथ लालच देकर जोड़ती है, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं देती है। बीजेपी में केवल लोगों को लालच देकर लाया जाता है, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे जो भी ओम प्रकाश राजभर जी हों, जो भी लोग यहाँ आए हैं उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर लाते हैं और कहीं थाली परोस देते हैं 56 भोग और खाने नहीं देते, केवल दिखाते रहते हैं दूर से। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पीएसी की 12 और सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। एसटीएफ के अधिकारी भी बहराइच में ही मौजूद हैं। आज भी बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद है। अराजक तत्व थे तो उनके वीडियो के माध्यम से चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है और पुलिस के अधिकारी उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 50 से ज़्यादा जो हैं उसमें गिरफ्तारियां भी हो गई हैं और एक को पकड़ा भी गया है और यथाशीघ्र जो है पुलिस के द्वारा और भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी के सामने अपनी मांगें रखी हैं और न्याय की मांग की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में यूपी सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि परिवार को न्याय मिलेगा। सीएम ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम से मुलाकात के दौरान परिवार के साथ मेहसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। सीएम से मुलाकात के बाद परिवार आश्वस्त नजर आया। सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई, जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। बहराइच की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। गिरिराज सिंह ने घटना का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ठहराया है। मैं अखिलेश यादव से पूछता हूं, ये साजिश अगर है तो अखिलेश यादव की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। इनके पेट में दर्द होता है, इनकी जुबान नहीं खुलती। जब बहराइच जैसी घटना होती, बांग्लादेश जैसी घटना होती तो इनकी जुबान नहीं खुलती। बहराइच की घटना पर मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने कहा है कि बहराइच की घटना चिंताजनक है, जिम्मेदारी सही से निभाई जाती तो ऐसी घटना नहीं होती। मायावती ने सरकार पर भी सवाल उठाए। मायावती ने कहा है कि शांति व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार हर हाल में अमन चैन सुनिश्चित करे। बहराइच हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हालात नियंत्रण में है, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दंगा फसाद समाजवादी पार्टी के डीएनए में है, हमारी प्रतिबद्धता राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में है। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है
उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार ने अभियान चलाया। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आदेश जारी किए। उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और उत्तराखंड के डेडलाइन 15 अक्टूबर तय किया गया है। दोनों राज्यों में डेडलाइन की समय सीमा खत्म हो गई है। आज दोनों प्रदेशों की कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई इसका रियलिटी चेक आपको दिखाएंगे। पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों की तस्वीरें आप देखिए जहां पर सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ में कुछ सड़कों का कायाकल्प हुआ है लेकिन अभी भी बदहाल है। बागपत, बड़ौत और गाजियाबाद की कुछ सड़कों पर भी गाड़ियां अभी हिचकोले खा रही हैं। उत्तराखंड की ज्यादातर सड़कों के भी यही हालात हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा में समय पर रोड ठीक करने का काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि प्रदेश भर की जितनी भी इस तरह की सड़कें हैं उसको हमारी सरकार के द्वारा टेकअप किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है। वृहद स्तर पर सभी सड़कों की जिनकी स्थिति थोड़ी खराब हो गई है उनको दोबारा से बनाया जाएगा, पुनः निर्माण किया जाएगा या मरम्मत की जाएगी और सारी सड़कों को हम सब लोग दुरुस्त करेंगे। बरेली से खबर है। नेशनल हाईवे पर लड़की ने जमकर हंगामा किया। आत्महत्या के इरादे से ओवरब्रिज की रेलिंग पर चढ़ी थी लड़की ने 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। लड़की का प्रेमी नीचे खड़ा उसे मनाता रहा लेकिन लड़की हंगामा करती रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की को समझा बुझाकर रेलिंग से नीचे उतारा है। मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के चुराई इलाके का है। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल में एक बार फिर से एएसआई और सीआईएसएफ की लापरवाही सामने आई है। एएसआई और सीआईएसएफ के सामने ही एक पर्यटक ताजमहल की मीनार के ऊपर चढ़ गया। इतना सब हो गया, सुरक्षा कर्मियों को पता नहीं चला। वहीं मौजूद एक पर्यटक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लड़का लगभग आधे घंटे तक ताजमहल की मीनार के ऊपर चढ़ा रहा और एक लड़की से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। हालांकि उसके बाद लड़के को मीनार से नीचे उतार लिया गया। बुलंदशहर में दिवाली से पहले अवैध पटाखों का जखीरा एक दुकान से बरामद हुआ है। खुर्जा इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटाखों का जखीरा बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला खुर्जा के गांव मोड़ाखेड़ा की है जहां पर एक मकान में चल रहे राशन की दुकान में अवैध पटाखे रखे गए हैं। पटाखों को जब्त कर प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बलरामपुर से खबर है। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। धारदार हथियार से मां बेटे की हत्या कर दी गई। प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या का शक है। पुलिस के अधिकारी सूचना के बाद मौके पर पहुंच गए। मामला सोनार गांव का है। आज यहाँ खेत में बने इकलौते मकान में 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस को मिली है। जो 2 व्यक्ति मृत पाए गए हैं उनका नाम है मनु और उनकी माता जिनका नाम है लखराजी। खून के छींटे कुछ जगहों पे हैं। हम लोग पूरा मौका मुआयना कर रहे हैं और इस घटना को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। एक चूड़ी का टुकड़ा मिला हुआ है जो कि मृतिका के अलावा कोई और टुकड़ा है, जिससे कि कुछ हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि मे बी पॉसिबल है कि पारिवारिक के बीच में कोई रंजिश हो। लेकिन पुलिस सभी एंगल पे खुले विचार से विवेचना कर रही है और जो भी दोषी होगा इसमें उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सहारनपुर में 22 साल के लड़के का गोली लगा शव बरामद हुआ है। मामला रामपुर मनिहारन थाना इलाके घसौती गांव का है। नितिन कश्यप का घर से करीब 3.5 किलोमीटर दूर खेत में पड़ा मिला है शव। सोमवार शाम को नितिन घर से रामपुर मनिहारन के लिए गया था। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सभी बिंदुओं की छानबीन की जा रही है जिसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है?
प्रथम दृष्टिया जो गांव वालों से पूछताछ में नजर आ रहा है कि 8:30 बजे के आसपास ये घर से बिना बताए निकला था और उसके बाद इसका जो शव है सुबह प्रातःकाल 8 बजे के आसपास जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार घर से 3 किलोमीटर दूरी पर मिला है। जो गन शॉट इंजरी है वो बहुत नजदीक से गोली लगी है, तो सभी तरह की चीजें इसमें हो सकती हैं। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें छानबीन की जा रही है। काशी के धर्माचार्यों ने ऐलान कर दिया है कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। दरअसल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बैठक हुई और बैठक में पारंपरिक और दृश्य पंचांग का मिलान किया गया। इस मिलान के बाद दीपावली की शुभ तिथि 31 अक्टूबर को ही तय हुई है। बैठक में बीएचयू संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय, काशी विद्वत परिषद और विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के साथ साथ सभी धर्माचार्य शामिल थे। काशी के सभी पंचांगकारों की एक पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें काशी के सभी वरिष्ठ विद्वतगण भी थे, ज्योतिषी लोग थे, धर्मशास्त्री लोग थे। सभी ने एक मत से यह निर्णय किया कि चाहे दृश्य पक्ष हो या पारंपरिक पक्ष हो, किसी भी पक्ष से 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली मनाया जाना शुभ है और शास्त्रों में जो वर्णित फल है उस फल की प्राप्ति 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने से ही होगी। संगम नगरी में महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। महाकुंभ से जुड़ी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। एयरपोर्ट से महाकुंभ मेले को सीधे कनेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट रोड और सूबेदारगंज फ्लाईओवर के निर्माण का जायजा लेने के लिए डीएम ग्राउंड जीरो पर उतरे। डीएम ने मौके पर जाकर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्थलीय निरीक्षण किया। कालीन नगरी भदोई में 4 दिन के अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ आज केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। मेले में 60 देशों के 400 से ज्यादा उद्यमी शामिल हो रहे हैं। इस कालीन मेले में एक से बढ़कर एक खूबसूरत कालीन प्रदर्शनी लगाई गई है। मेले में लगी कालीनों को दिखाकर ही उद्यमियों के साथ डील होगी। खबर गाजियाबाद से है। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के पास एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। कुछ लड़कों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली। दरअसल लड़कों ने युवक को मारपीट का खौफ दिखाकर युवक से नशीली पदार्थ का कारोबार करवाना चाह रहे थे, जिसको लेकर जब युवक ने मना कर दिया तो उसकी पिटाई कर डाली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो का पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। नोएडा में झूला झूलते वक्त दुपट्टे में गर्दन फंसने से 9 साल के एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत दम घुटने से हुई है। 9 साल की नाजिया अपने 5 साल के भाई के साथ झूला झूल रही थी। इस दौरान बच्ची के पलटने से उसकी गर्दन दुपट्टे में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 45 सदरपुर कॉलोनी की है। फिरोजाबाद में मानसिक रूप से बीमार लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मामला रसूलपुर थाना इलाके का है। पिता की डांट से नाराज होकर लड़के ने आत्महत्या कर ली। परिवार ने बताया कि लड़के का कई दिनों से इलाज चल रहा था। पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकल गया और आसिफाबाद रेलवे लाइन पर जाकर ट्रेन के आगे कूद गया। इसके चलते लड़के की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सोमवार को गाजियाबाद में AQI का स्तर 271 पर पहुंच गया। दिवाली से पहले ही बढ़े प्रदूषण के स्तर ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। मौसम में तब्दीली होने के साथ ही दिल्ली NCR में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है, जिसको लेकर दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में भी ग्रैप 1 चालू कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे जैसे मौसम में तब्दीली होती है वैसे वैसे दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए गाजियाबाद सहित दिल्ली NCR में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है, जिसके चलते अब इंडस्ट्री में जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन कार्य एवं होटलों में तंदूर पर बैन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, कमीशन फॉर एयर यूपी PSC की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा को 2 दिन और 2 पाली में आयोजित होने का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। प्रतियोगी छात्रों ने यूपी लोक सेवा आयोग को ज्ञापन देकर 1 दिन और 1 ही पाली में प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि 2 पालियों में परीक्षा कराए जाने से नॉर्मलाइजेशन का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है।
पेपर होने की बात हो रही है। और इससे पहले पूर्व में जितनी परीक्षाएं पीसीएस की हुई हैं वो एक दिवसीय एक दिन में हुई है, एक शिफ्ट में हुई है। अब यहाँ 2 शिफ्ट की बात हो रही है जिसमें नॉर्मलाइजेशन की बात आ जाएगी। और उसके बाद आरओ में भी जो 22-23 सितंबर की बात हो रही है वो भी 2 दिन की बात हो रही है। उसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि पीसीएस और आरओ दोनों परीक्षा जो है एक दिन में हो, एक शिफ्ट में हो। हमारी ये मांग है। इसी के साथ हम सभी जितने प्रतियोगी भाई हैं सब लोग यहाँ एक ज्ञापन लेके आज देने के लिए आए हुए हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बहराइच से 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी धर्मराज के भाई और पड़ोसी को पुलिस साथ लेकर गई है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। मर्डर के आरोपी धर्मराज कश्यप के दोस्तों के बैंक खाते में मुंबई से रुपए आए थे। मिल्कीपुर सीट को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिले छोटे सिलेंडर के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। घटना का नक्सली कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो आरपीएफ के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। दरअसल ट्रैक पर झारखंड और बिहार के नक्सली क्षेत्र के मजदूर काम कर रहे थे, जिनके आधार पर टीम झारखंड और बिहार के नक्सली क्षेत्र में गई है। कानपुर में 2 महीने में ट्रेन पलटाने की कोशिश की 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। प्रेमपुर में रेलवे ट्रैक पर छोटा सिलेंडर पड़ा मिला था। लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। आरपीएफ और जीआरपी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 22 सितंबर को प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर रेलवे ट्रैक पर 5 किलो का एक एलपीजी का सिलेंडर रखा गया था। ड्राइवर की सूझबूझ से ब्रेक लगाया गया और सिलेंडर वहां से हटाया गया, जिसके बाद से आरपीएफ, जीआरपी और जांच एजेंसीज युद्ध स्तर पर जुटी। अगर बात की जाए जीआरपी की, तो जीआरपी की 16 सदस्यीय टीम जुटी। इस वक्त न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर देखिए, यही वो ट्रैक है जहां इस वक्त हम लोग मौजूद है, न्यूज़ 18 मौजूद है। इसी ट्रैक पर इस जगह सिलेंडर रखा गया था। जब ड्राइवर ने देखा तो इसी जगह ब्रेक लगाया और उसके बाद से पुलिस की टीम जांच में जुटी। अगर पुलिस के अधिकारियों की माने तो 16 से ज़्यादा टीम लगी थी, आरपीएफ, जीआरपी, और अब पुलिस कुंडली खंगालने में लगी है, क्योंकि इस पीलीभीत में 3 दिन से लापता 13 साल की नाबालिग का शव तालाब से बरामद हुआ है, पर जिन्होंने गांव के ही 2 लड़कों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। घटना थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के गांव की है। 11 अक्टूबर को नाबालिग लड़की संदिग्ध रूप से घर से लापता हो गई थी। पीड़ित परिवार ने योगेश समेत गांव के 2 लड़कों के खिलाफ शक के आधार पर शिकायत की थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उधर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तालाब में एक युवती का शव तैरता हुआ मिला है, जिसकी शिनाख्त उसकी पुत्री के रूप में हुई है। शव को तत्काल पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक कार्रवाई करके मोर्चरी भेज दिया गया है। मुकदमे की विवेचना प्रचलित है। प्राप्त सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और अंबानी परिवार के सदस्यों ने रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। रिलायंस ग्रुप की ओर से रतन टाटा के सम्मान में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रिलायंस की प्रबंधन टीम और हजारों कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुकेश अंबानी काफी इमोशनल दिखे। Solemn duty to perform. 4 days ago, we lost a great son of India. The passing of Mr. Ratan Tata filled us all with immense grief. He was a dear friend of my father-in-law, of Mukesh, and of our family. He was also a mentor to Akash. He was a visionary industrialist and a philanthropist who always strove for society's greater good. As a mark of respect, may I request all of you to stand and observe a minute of silence in the honor of Sir Ratan Tata. रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।